हेलो माय डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अगर ये चैप्टर अगर आप नहीं समझेंगे जिसका नाम लर्निंग है तो फिर आपके लिए 10 नंबर सीधा सीधा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से लर्निंग से 10 नंबर जब भी पूछता है तो 10 नंबर में पूछता ही पूछता है, या एक भी प्रश्न 5 नंबर में तो ज़रूर पूछ लेगा। ठीक है, तो फिलहाल देखिएगा, बिहेवियर साइंस का यूनिट नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है लर्निंग। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिगम भी बोलते हैं, या इसी को सीखना भी बोलते हैं। ठीक है, इसी लर्निंग को अधिगम भी और इसी लर्निंग को सीखना भी बोला जाता है। तो अगर आपको ये अधिगम दे दे या सीखना दे दे तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अधिगम यानी लर्निंग होता क्या है। और एक बात समझ लीजिए, यह बिहेवियर साइंस का 19वां वीडियो है। ठीक है, ओवरऑल यह बिहेवियर साइंस का 19वां वीडियो है, समझ गए। कहता है सीखना या अधिगम क्या है, इसका क्या मतलब है, इसे परिभाषित करें। ठीक है, आपके भी एग्जाम में जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो परिभाषित करना जरूर पूछेगा 2 नंबर में। बाकी के जो 4 नंबर रहेंगे वो आपको उसके प्रकार हो सकते हैं और इसके नियम हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आखिर यह सीखना होता क्या है, सीखना का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है सीखना। सीखना का मतलब क्या होता है, देखिए, एक सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस है। इसका अर्थ है सीखना यानी व्यवहार परिवर्तन। सीखना का एक वर्ड में कहा जाए तो परिवर्तन। कोई भी चीज़ को आप लोग देखते होइएगा कि आपके नए नए चीज़ों के आपके अंदर परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन कैसे आता है, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, कोई नए चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तभी ना उससे रिलेटेड चेंजेज आपके अंदर बदलाव देखने को मिलता है। तो अधिगम का यानी सीखना का मतलब होता है कि यह एक चूँकि मेंटल प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मन में होता है ये चीज़ें। तो इसका अर्थ है कि सीखना यानी व्यवहार परिवर्तन। जब व्यवहार आपका परिवर्तन हो रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं कोई चीज़ सीख के ही आप अपने व्यवहार को परिवर्तन करते हैं। तो सीखना यानी व्यवहार का परिवर्तन, समझ गए। सीखना एक व्यापक शब्द है, सीखना एक बहुत बड़ा शब्द है। यह किसी स्थिति के प्रति सक्रिय सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह कौन सा है, यूनिवर्सल है। मतलब सीखना जो है सभी जगह उपस्थित है, देश विदेश पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सार्वभौमिक रूप से यह जो है उपस्थित है, स्थिति है। ठीक है, सक्रिय रूप से। अब ऐसा नहीं है कि जो है आप कोई भी चीज़ को सीखते कब है, जब आप एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, सक्रिय होते हैं। जब आप डीएक्टिव हो जाएंगे तो कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, तो आप जीएनएम कर रहे हैं, तो जीएनएम के अंदर के चीज़ों को आप कैसे सीखते हैं, जब आप पढ़ाई करेंगे तभी ना सीखेंगे। अगर मान के जीएनएम में एडमिशन ले लिए और साल भर में एक भी दिन जो है आप बुक नहीं छुए हैं या वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको क्या पता कि इसके जीएनएम के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यह जो है एक सक्रिय सार्वभौमिक जो है प्रक्रिया है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि सीखना सभी जगह पर, ऐसा थोड़ी ना है कि सीखना हमारे इंडिया में है और बाकी के देशों में नहीं है, सभी जगह लोग सीखता ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे सार्वभौमिक सक्रिय प्रक्रिया कहा गया है और इसीलिए इसे एक व्यापक शब्द भी माना गया है। ठीक है, अब सीखना जो है, व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है और मृत्यु पर्यंत जो है कुछ ना कुछ सीखते रहता है। अब लर्निंग एक ऐसा सिचुएशन जो है चीज़ें मतलब होता है कि व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है तो वह सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो यही कहता है कि सीखना जो है जन्म से ही प्रारंभ करता है और मृत्यु के जो है मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहता है। मतलब मृत्यु के समय तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखते रहता है। जाहिर सी बातें हैं कि बच्चा जन्म लेता है तो देखते होइएगा कि धीरे धीरे वो आगे जब बढ़ता है, उसका विकास होता है, तो वह जो है कुछ ना कुछ सीखते रहता है। जैसे हाथ चलाना, पैर चलाना, लुढ़कना, ऐसे आगे की तरफ वह धीरे धीरे जाता है तो वो सीखते रहता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर परिवर्तन आते ही रहता है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया बच्चा। अब बच्चा से लेके जब मृत्यु के समय आ जाता है यानी बुढ़ापा, उस समय तक भी व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ सीखते रहता है और सीखने के बाद व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आता ही है। तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, जन्म से सीखना प्रारंभ करता है और मृत्यु पर्यंत जो है कुछ न कुछ सीखते रहता है। मृत्यु उपरांत नहीं करिएगा, मृत्यु उपरांत होगा तो मतलब मृत्यु के बाद कोई सीखेगा, वो तो रहेगा ही नहीं, तो क्या सीखेगा। मृत्यु पर्यंत है, ध्यान से रखिएगा।
सीखने किसी विशेष स्थान या स्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। अब सीखने के लिए आपको कोई स्पेशल जगह या स्पेशल कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। व्यक्ति कहीं भी किसी भी समाज में किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। अब सीखने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सीखने के लिए कोई जो है स्पेशल प्लेस नहीं है जहाँ पे जाके ही हम सीख सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी सीख सकते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि सीखने की गति आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार घटती और बढ़ती है। देखिए, कहता है कि सीखने के लिए ना कोई स्पेशल जगह की ज़रूरी है, ना कोई स्पेशल स्थिति की ज़रूरी है, ठीक है। कहीं भी व्यक्ति जो है किसी भी समाज में किसी भी वक्त जो है सीख सकता है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब कोई व्यक्ति सीखता है तो उसके सीखने की आवश्यकता और उसके परिस्थिति के अनुसार उसका जो गति है वह प्रभावित हो सकता है। गति मतलब मान गए अगर आपके लिए जगह सुइटेबल नहीं है और वहाँ पे आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं और जैसे मान गए हम कोचिंग में गए, अब कोचिंग में गए, उस कोचिंग का पढ़ाई हमें बढ़िया नहीं आ रहा है, हमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें रुचि नहीं है, ठीक है। तो वो अलग की बातें हैं कि हम उसमें जो है कोई भी चीज़ सीखेंगे तो देरी से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें रुचि ही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो उसमें कोई भी चीज़ें उस कोचिंग में हम सीखेंगे तो देरी से सीखेंगे, जल्दी से नहीं सीख लेंगे। लेकिन वहीं पर बात किया जाए कि अगर जहाँ हम जाएंगे कोचिंग में वहाँ हमारा पसंद आएगा पढ़ाई, उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो जल्दी सीख लेंगे। तो यही कहता है कि परिस्थिति और आवश्यकता जो है इसके गति को प्रभावित कर सकता है सीखने को, बट ये नहीं कह सकते हैं कि किसी स्थान पर ही जो है हम सीख सकते हैं, बाकी के स्थान पर नहीं सीख सकते हैं। तो यही कहा गया है कि सीखने के लिए कोई प्रॉपर ना स्थान की ज़रूरी होती है और ना कोई कंडीशन की ज़रूरी होती है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी स्थान किसी भी जगह किसी भी समय जो है सीख सकता है, ठीक है। हाँ, ये अलग की बातें हैं कि आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार इसकी गति बढ़ सकती है और घट सकती है सीखने का, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया यह गति का हमारा मतलब था, ठीक है। ये क्या था? गति करें, सीखने का एक मतलब आज से था, ठीक है। तो ये हो गया सीखना। अब आती है परिभाषा। अब परिभाषा अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अपने अपने मन से दिए हुए हैं। जैसे जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना कहलाता है। जेपी गिलबर्ट ने इसको और आसान बना दिया। जेपी गिलबर्ट ने सीधा कहा कि व्यवहार के कारण मतलब बिहेवियर के कारण ही अगर किसी के बिहेवियर में कोई परिवर्तन आता है तो वह एक प्रकार का सीखना ही होता है। बगैर कोई चीज़ नया आपके अंदर आए हुए वह चीज़ें में परिवर्तन नहीं होता है। और जब कोई चीज़ें आपके अंदर नए चीज़ें समावेशित होता है तो वह जो है आप सीखते हैं, आपके माइंड में रहता है, तभी जाके वह जो है परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो जेपी गिलबर्ट के परिभाषा याद रखिएगा कि व्यवहार, जेपी गिलबर्ट के अनुसार व्यवहार के कारण ही मतलब बिहेवियर के कारण ही, बिहेवियर में ही किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है गेट्स और कुछ अन्य साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, गेट्स ने और कुछ अन्य साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या माना कि अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। गेट्स और अन्य साइकोलॉजिस्ट, समझ गए? अन्य मतलब अदर्स और गेट्स और अदर्स ने ये माना, अदर्स मतलब कोई भी अन्य साइकोलॉजिस्ट और गेट्स, इन दोनों ने ये माना कि अनुभव मतलब एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, ये दो के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना कहलाता है। देखिए, यहाँ भी व्यवहार का परिवर्तन, ठीक है, यहाँ भी व्यवहार का परिवर्तन और यहाँ भी व्यवहार का परिवर्तन। तो मोस्टली व्यवहार में परिवर्तन ही जो है सीखना कहलाता है। अब वो व्यवहार में परिवर्तन आप पर अनुभव के द्वारा कर सकते हैं या प्रशिक्षण के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और जो व्यवहार में परिवर्तन आपके अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा आता है तो उसी को हम लोग अधिगम और सीखना कहते हैं। और इस चीज़ को गेट्स और अन्य साइकोलॉजिस्ट ने बताया। तो दोनों का आसान है, एक है कि व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन, तो ये जेपी गिलबर्ट ने, जबकि गेट्स व अन्य ने कहा कि एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना या अधिगम है। तो ये परिभाषा में आप लोग लिख दीजिएगा। अगर मतलब पूछेगा तो मतलब में ये हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब में ये वाला हो जाएगा। मैंने दोनों तरीक़ा से बता दिया, ठीक है। जेपी गिलबर्ट्स और गेट्स और अन्य अदर जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे इंग्लिश हम इसी के नीचे ही दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिए।
अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में, अलग भी यह पूछ लेता है और या इसी में इंक्लूड करके पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। कहता यह है कि देख लीजिए, अधिगम यानी लर्निंग यानी सीखना की निम्नलिखित विशेषताएं क्या है बताइए। अब हमें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग पूछ रहा है, मतलब सीखना यानी अधिगम का क्या क्या विशेषता है। मतलब जो कोई व्यक्ति कुछ सीखता है, सीखने के बाद अपने व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो आखिर इस सीखना का क्या महत्व है, ठीक है, क्या विशेषता है। तो चलिए इसके विशेषता को हम लोग समझते हैं, ठीक है। विशेषता अधिगम की निम्नलिखित विशेषता या प्रकृति हो सकती है, ठीक है। देख लीजिए, पहला है आपका इसका विशेषता देख लीजिए, सीखना जीवन प्रयत्न चलते रहता है। सीखना का पहला जो है पॉइंट है और विशेषता कहिए, इसका नेचर कहिए कि सीखना जीवन प्रयत्न चलता रहता है। कोई व्यक्ति है क्या वह जो है कभी सीखना बंद करता है? नहीं सीखना बंद करता है, कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का ही सीखना होता है। मतलब कोई भी चीज़ आप अपने अंदर ग्रहण करते हैं, चाहे वो आपका गलत हो सही हो कुछ भी हो, अगर आपके अंदर वह परिवर्तन लाता है तो समझिए कि वह एक प्रकार का आपका लर्निंग है, सीखना है, ठीक है। तो सीखना पहला समझिएगा, जीवन प्रयत्न चलते रहता है, ठीक है। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, लर्निंग कभी रुकती नहीं है, यह हमेशा आपके जीवन में चलते रहता है। तो सीखना जीवन प्रयत्न है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखना का यह विशेषता है कि सीखना सभी जगह उपस्थित होता है, सभी जगह, सभी कंडीशन, सभी वातावरण में जो है सीखना उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि सीखना हमारे इंडिया में उपस्थित है और बाकी के देशों में अनुपस्थित है, ऐसा तो है नहीं। सीखना जो है सभी जगह उपस्थित है, इस चीज़ को आप लोग को समझ के चलना पड़ेगा, ओके। सीखना अनुकूल है। सीखना आप अपने अनुसार अनुकूल बना सकते हैं, आप जैसे चाहें आप किसी चीज़ को सीख सकते हैं, सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो सीखना एक अनुकूल होता है, एडेप्शन होता है। सीखना अनुभवों का संगठन है। अब सीखना एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। सीखना है जो आपके अनुभवों का संगठन है। अनुभवों का संगठन का मीनिंग होता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस किए गए चीज़ों का जमावड़ा होता है। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आप अपने जीवन में तमाम चीज़ें सीखे हुए रहते हैं, ठीक है। तो वो सब से आप क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, ठीक है। अपने जीवन में तमाम जो चीज़ें आप सीखे हैं तो उससे अनुभव प्राप्त हुआ है, और वह क्या होता है? अनुभव एक संगठन के रूप में हो जाता है, क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में बहुत सारे चीज़ों को अनुभव किए रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें सीखे हुए रहते हैं, तो वह एक संगठन के रूप में बन जाता है। तो सीखना अनुभवों का संगठन है, ओके। सीखना परिवर्तन है। लर्निंग इज चेंजेज। अब सीखना कभी अस्थायी होता नहीं है, आप अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखकर परिवर्तन लाते ही लाते हैं। तो सीखना एक परिवर्तन है। सीखना लर्निंग इज चेंज, मतलब सीखना एक परिवर्तन है। कैसे? आप आज कुछ और सीखे, कल कुछ और सीखिएगा। आज आप लर्निंग के बारे में पढ़ रहे हैं, लर्निंग के विशेषता के बारे में, कल आप पढ़िएगा कि आखिर लर्निंग का नियम क्या है। तो लर्निंग कभी भी जो है आपका अस्थायी नहीं होता है, लर्निंग में हमेशा परिवर्तन होता ही है। सीखना एक परिवर्तन है। सीखकर आप किसी भी चीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं या अपने आप अंदर में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। लर्निंग इज पर्पजफुल। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण कैसे होता है? मान गए हम किसी उद्देश्य से ही हम कोई चीज़ को क्या करते हैं? प्राप्त कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से सीखना जो है एक उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे हम अभी जीएनएम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जीएनएम के अच्छे से पास करें, अच्छे से जो है हम रिजल्ट लाएं, इसीलिए हम जो है कोई चीज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है, पर्पजफुल होता है, ठीक है। सीखना वातावरण की उपज है। अब सीखना जो है हमारा प्रोडक्ट है किसका? एनवायरनमेंट का। हमारे आसपास वातावरण में ही जो है हम जो है वातावरण से ही जो है सीखते हैं, अपने आसपास के चीज़ों से ही हम सीखते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण से ही जो है हम सीख पाते हैं। तो सीखना वातावरण की ही एक देन है, वातावरण की एक उपज है, ठीक है। अब ऊपर में जो जो पॉइंट देखें उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विशेषता हैं, जैसे सीखना खोज करना। सीखने के द्वारा आप नए नए चीज़ों को खोज कर सकते हैं, ठीक है। तो सीखना खोज करना है। सीखना विवेकपूर्ण एवं सृजनशील है। अब कोई भी चीज़ आप सीखकर आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसे क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक है। तो सीखना विवेकपूर्ण और सीखना एक विवेकपूर्ण और सृजनशील होता है, समझ गए। सीखना क्रियाशील है। लर्निंग इज फंक्शनल। अब सीखना जो होता है वह क्रियाशील होता है, हमेशा काम करते रहता है। ऐसा नहीं है कि सीखने के बाद कभी जो है उस चीज़ का काम आता ही नहीं है। आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका तो आगे काम
पड़ता ही पड़ता है ना। तो वही कहता है सीखना क्रियाशील होती है। सीखना एक समस्या समन्वय की प्रक्रिया है। लर्निंग इज प्रॉब्लम सोल्विंग प्रोसेस। अब सीखना एक प्रकार का प्रॉब्लम को सोल्व करने का भी प्रक्रिया है। हम कोई भी चीज़ जैसे मान गए हम कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, समस्या में, तो हम कोई नए अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रहा है उसका सोल्यूशन, तो हम चाहें तो उस चीज़ों का सोल्यूशन को सीख के भी जो है हम क्या कर सकते हैं, उसे सोल्व कर सकते हैं। तो लर्निंग जो है एक प्रॉब्लम सोल्विंग प्रोसेस होता है। ठीक है। सीखना व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। सीखना का ये भी विशेषता है कि सीखना जो है किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को भी इफेक्टिव करता है, मीन्स प्रभावित करता है। ओके। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। लर्निंग इज मेंटल प्रोसेस। तो लर्निंग एक क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो कुल मिला के इतना सारा मैं आपको विशेषता बता दिया लर्निंग का, कि लर्निंग जीवन पर्यंत चलता है, सीखना सार्वभौमिक है, सीखना अनुकूल होता है, सीखना अनुभवों का एक संगठन है, सीखना परिवर्तन है। ठीक है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, सीखना वातावरण की एक उपज है। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और सारे विशेषता है। कौन कौन से, तो सीखना एक खोज करना भी होता है, सीखने के द्वारा हम खोज करते हैं। सीखना एक विवेकपूर्ण और सृजनशील होता है। सीखना जो है क्रियाशील होता है हमेशा। सीखना एक समस्या समन्वय की प्रक्रिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रोसेस है। सीखना व्यक्ति के आचरण को भी प्रभावित करता है और सीखना एक मानसिक प्रक्रिया भी है। तो इस प्रकार से आपका अगर पूछ देगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का विशेषता बताएं या सीखना का विशेषता बताएं, तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसी में हमारा अगला प्रश्न बनता है कि लर्निंग के प्रकार को बताएं। ठीक है। लर्निंग के प्रकार को बताएं। अब लर्निंग के प्रकार आज हम लोग सीख लेंगे। तो इसके बाद लर्निंग का 2 प्रश्न और बच जाता है। 2 प्रश्न कौन सा, एक बचेगा लर्निंग का रूल्स नियम, और एक बचेगा आपका लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, या लर्निंग को जो है हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है 2 क्वेश्चन हमारा रह जाएगा, जिसको आगे वीडियो में करेंगे। फिलहाल चलिए देखते हैं सीखने के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है। चलिए, सीखने का अधिगम का निम्न प्रकार है। नीचे देखिए 7-8 पॉइंटें हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रकार जो है सीखना में शामिल है। समझ गए। पहला है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग जो होता है यह एक अधिगम छोटे शिशुओं में होता है। इसमें बालक शरीर के संचालन और गति पर नियंत्रण करना सीखता है। जब आप देखते होइएगा बच्चा छोटा होता है, जब इन्फेंट होता है, शिशु रहता है, 6 महीना, साल भर, 2-3 महीना, यानी बच्चे से जब जन्म लेता है तो बच्चा उसके बाद जो है धीरे धीरे अपने शरीर के कैसे मूवमेंट करना है, उस पर कैसे नियंत्रण रखना है, इसको जो है बच्चा अपने मोटर लर्निंग के जरिए सीखता है। ठीक है। तो सीखना पहला हो गया मोटर लर्निंग, और मोटर लर्निंग जो है छोटे शिशुओं में होता है। ठीक है। छोटे शिशु में होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बोलता तो नहीं है, लेकिन वो अपने धीरे धीरे बॉडी पर नियंत्रण करना और अब शरीर को कैसे चलाना है धीरे धीरे वह सीखते जाता है। ठीक है ना। तभी देखते होइएगा कि बच्चा जैसे जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ता है तो पहले इधर से उधर करवट लेने का प्रयास करेगा, बॉडी पर अपना मूवमेंट करेगा। ठीक है। फिर धीरे धीरे करवट ले लेगा इधर से उधर आराम से, फिर वह कुछ दिन बाद जो है रुकना सीखता है, और ये सब पर अपना कंट्रोल और संचालन जो है वह सीखता है बच्चा। तो मोटर लर्निंग बच्चा में होता है। तो यह एक प्रकार का लर्निंग का प्रकार हो गया। ठीक है। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, बौद्धिक अधिगम। बौद्धिक अधिगम का मतलब होता है कि जब बालक का मानसिक विकास होता है तो उसमें तर्क की शक्ति बढ़ने लगती है। बालक में जिस ज्ञान का विकास तार्किक ढंग से होता है वही बौद्धिक कहलाता है। इंटेलेक्चुअल लर्निंग का मतलब होता है कि आपके अंदर की बौद्धिक क्षमता। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल का मतलब ही होता है कि बौद्धिक। अब मान गए कोई बच्चा है, बच्चा का मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अब जैसे उसका मानसिक विकास होता है तो उसमें तर्क शक्ति बढ़ने लगता है। बिना आप दिमाग के जो है किसी से तर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो तर्क करने के लिए आपके पास जो है बहुत बढ़िया मानसिक मेंटल शक्ति होनी चाहिए, तभी जाके आप किसी से तर्क कर सकते हैं। तो बालक का जब मानसिक विकास होता है तो उसमें तर्क शक्ति भी बढ़ने लगती है। ठीक है। अगर किसी का मानसिक विकास नहीं होता है तो उसमें तर्क शक्ति नहीं बढ़ेगा। ठीक है। बालक में जिस ज्ञान का विकास तार्किक ढंग से होता है वही बौद्धिक कहलाता है। तो बौद्धिक सीखने का मतलब होता है कि बच्चे में जो भी ज्ञान का जो डेवलपमेंट होता है अगर वो तार्किक ढंग से हो रहा है तो ही जो है इंटेलेक्चुअल बौद्धिक कहलाता है। ठीक है। तो क्या समझे कि अगर कोई चीज़ें तार्किक ढंग से हो, कोई भी चीज़ें को अगर हम तार्किक ढंग से सीखते हैं या हमारे अंदर तार्किक ढंग से विकास होता है तो वह इंटेलेक्चुअल बौद्धिक कहलाता है। अगर किसी चीज़ में तार्किक नहीं होगा तो वह इंटेलेक्चुअल नहीं होगा।
एसोसिएटिव लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब है सहचार नियम, सहचार अधिगम, सहचार सीखना। सहचार अधिगम संकल्पनात्मक अधिगम को आगे बढ़ाने में मदद करता है। व्यक्ति में नई संकल्पनाएं तथा नए विचार तभी कारगर होते हैं जबकि सहचर्य के द्वारा व्यक्ति की पूर्व धारणाओं को बल मिलता है। जैसे मान गए सहचार नियम एसोसिएटिव लर्निंग है। एसोसिएटिव लर्निंग कहता है कि मान गए हमें कोई नए चीज़ों को सीखना है तो हम अपने पुराने चीज़ों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, पुराने चीज़ों पर थोड़ा सा जोर देते हैं। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि जो बातें अधूरा रह गया है, आप कंप्लीट नहीं सीखे हैं, तो जब आप इसे बाद में कभी सीखते हैं तो देखते होइएगा कि जो पुराने में थोड़ा मोड़ा जो सीख कर आप छोड़े हुए हैं पहले, उसको फिर से हम क्या करते हैं, जोर लगाते हैं और हम टटोलते हैं कि हम कितना सीख चुके हैं, कैसे किए थे। तो पूर्व के जो आपके धारणाएं हैं उससे बल मिलता है एसोसिएटिव लर्निंग से। यह जो है सहचर्य नियम है, एसोसिएट करता है किसी भी नई संकल्पनाओं या नए विचार को जो है बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सहचार नियम यही होता है। चौथा है संकल्पनात्मक अधिगम, कंसेप्चुअल लर्निंग। तो अब आता है कंसेप्चुअल लर्निंग। देखिए अभी तक मैंने क्या पढ़ा, आपको क्या क्या पढ़ा याद करते चलिए, कम से कम ये पॉइंट को जरूर याद रखिए। जैसे मोटर लर्निंग जो कि शिशु में होता है, कंसेप्चुअल लर्निंग जो तार्किक ढंग से जो है, तार्किक शक्ति बढ़ने से जो है बौद्धिक जो है चीज़ें का ज्ञान, कोई भी विकास होता है तो तार्किक ढंग से होता है, तो उसे हम लोग बौद्धिक क्षमता कहते हैं। ठीक है, सहचर्य नियम है, एसोसिएट लर्निंग है, जो पूर्व में जो भी जो व्यक्ति में नई संकल्पना आता है, नए विचार आते हैं, तो वह जब ही कारगर होते हैं जब पूर्व के धारणाओं को आपको एसोसिएटिव के द्वारा जो है क्या होते हैं, बल मिलते हैं। ठीक है, फोर्स मिलता है। तो सहचर्य नियम आपके पूर्व के चीज़ों को जो है क्या करता है, नए संकल्पनाओं पर बल देता है। ठीक है, चौथा है संकल्पनात्मक अधिगम, कंसेप्चुअल लर्निंग। मतलब आप अपने चीज़ें, किसी भी चीज़ को संकल्प लेके सीखने में और ज़्यादा जो है क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो जब व्यक्ति की मानसिक क्रिया परिपक्व हो जाती है तो उससे संकल्पनात्मक विकास होता है। मानिए कि अगर आपका मेंटल क्रिया, मेंटल जो फंक्शन है वह मैच्योर नहीं है तो कभी भी आप संकल्प नहीं ले सकते हैं, आपके अंदर संकल्प का विकास होगा ही नहीं। ठीक है, तो संकल्पनात्मक अधिगम तभी होता है जब मानसिक क्रिया जो है परिपक्व हो जाती है, तब जो है उसमें संकल्पनात्मक विकास होता है, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार अधिगम में ही व्यक्ति में तर्क, चिंतन, कल्पना आदि का विकास होता है। ठीक है, इसी प्रकार सीखने में व्यक्ति में तर्क, चिंतन और कल्पना आदि का विकास जो है इसके द्वारा ही जो है कंसेप्ट के द्वारा ही होता है। कंसेप्ट से ही कंसेप्चुअल बना है और कंसेप्चुअल मतलब संकल्पनात्मक अधिगम होता है और संकल्पनात्मक जो है परिपक्व मैच्योर को बताता है, और जिसमें मैच्योर अगर मानसिक क्रिया मैच्योर परिपक्व है तो उसका संकल्पनात्मक विकास होता है। और संकल्पनात्मक जब विकास होता है तो व्यक्ति में जो सीखना है उसमें तर्क, चिंतन और कल्पना आदि चीज़ों का विकास होने लगता है। ठीक है, पांचवा में माय डियर अभी देख लीजिए, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम, एटीट्यूशनल लर्निंग। एटीट्यूशनल लर्निंग का मतलब होता है कि अभी एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण कहिए या विचार कहिए या नज़रिया कहिए। ठीक है, तो लर्निंग एक प्रकार का एटीट्यूडनल लर्निंग, जब बालक जब व्यवहार का अर्जन करता है तब वो अभिवृत्तियों का भी जो है ग्रहण करता है। जब बालक किसी कार्य, वस्तु या विचार के प्रति धारणा बन जाती है तो वह बालक के व्यवहार का निर्धारण करती है। अब यहाँ पे एटीट्यूशनल देख लीजिए, एटीट्यूडनल लर्निंग क्यों है, तो एटीट्यूडनल लर्निंग का मतलब होता है विचार, नज़रिया। ठीक है, दृष्टिकोण यानी देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण, एटीट्यूड वही जो है वही होता है। तो माय डियर इस चीज़ को समझिएगा कि नज़रिया का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति हमारा क्या जो है धारणा है। ठीक है, क्या नज़रिया है, क्या विचार है, वही हमारा एटीट्यूड, वही दृष्टिकोण होता है। तो जब व्यक्ति जो है जैसे कोई बालक है और कोई व्यवहार का अर्जित करता है तो उसमें जो है क्या होता है, अभिवृत्ति का भी ग्रहण करता है। वह कोई व्यवहार का अपने अंदर अर्जन करता है तो उसके अंदर एटीट्यूड भी आता है। तो जब व्यक्ति के अंदर
एटीट्यूड आता है तो जैसे बालक के अंदर कोई एटीट्यूड अभिवृत्ति आएगा तो वह कार्य हो, वस्तु हो, विचार हो, इसका प्रति उसके मन में एक धारणा बन जाता है। और जब धारणा बनता है तो बालक का व्यवहार का वह जो है निर्धारित करता है कौन? यही एटीट्यूड। ठीक है, चीज़ों को समझ गए कि जब बालक के अंदर कोई चीज़ें का अर्जन होता है तो उसके अंदर एटीट्यूड भी अर्जित होता है, एटीट्यूड भी आ जाता है। और जब उसके अंदर एटीट्यूड आता है तो उसे किसी कार्य, वस्तु या विचार के प्रति धारणा, और धारणा बढ़ना ही एक एटीट्यूड अभिवृत्ति होती है। अभिवृत्ति का मतलब ही होता है धारणा। धारणा कहिए तो मतलब किसी चीज़ के प्रति विचार हो गया, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति नज़रिया हो गया, उसी को हम लोग धारणा या विचार या जो भी कहिए, एक प्रकार से एटीट्यूड वही होता है। और वह बालक के व्यवहार का निर्धारण करती है। जब बालक के अंदर किसी कार्य, वस्तु या विचार के प्रति जो धारणा बन जाएगा तो वह उसके बालक के व्यवहार का जो है निर्धारण करेगा ही करेगा। और जब बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन होगा निर्धारण के बाद तो एक सीखना हो ही जाएगा। तो इसीलिए इसे एटीट्यूडनल लर्निंग कहा गया है। ठीक है, चलिए छठा है मूल्यांकन अधिगम, एप्रिसिएशन लर्निंग। एप्रिसिएशन लर्निंग का मतलब है कि जब व्यक्ति संकल्पना ज्ञान की ओर बढ़ता है तब उसमें प्राप्त ज्ञान या अनुभव के गुण दोषों का विवेचना करने की क्षमता विकसित हो जाती है। मूल्यांकन अधिगम है एप्रिसिएशन लर्निंग। एप्रिसिएशन लर्निंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में विवेचना करना। किसी भी व्यक्ति में अगर उसे एप्रिसिएशन लर्निंग होता है, मतलब उसके अंदर मूल्यांकन अधिगम है, तो उसका मतलब है कि ज्ञान और अनुभवों के गुण व दोषों को विवेचना करने की क्षमता का विकसित होना। मतलब हम अपने ज्ञान के, हम अपने अनुभव को, या हम अपने गुण हो या अवगुण हो, इसको जो है हम विवेचना करने में हमारे अंदर जो है क्षमता का विकसित होता है। और कोई चीज़ें विकसित होना मतलब परिवर्तन होना, और यही हमारा एक मूल्यांकन अधिगम है, एप्रिसिएशन लर्निंग है। ठीक है, जिसमें हम अपने संकल्पना की ओर बढ़ते हैं और इससे जो प्राप्त ज्ञान अनुभव है, इनके जो गुण या दोष है, इसके विवेचना करने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी परिवर्तन हो जाती है। सातवां है संवेदन गति अधिगम, सेंसर मोटर लर्निंग। संवेदन गति अधिगम में बालक विभिन्न प्रकार के कौशल अर्जित करता है, जिसमें उससे दैनिक व्यवहार में अनेक प्रकार के कुशलता आती है। संवेदन गति अधिगम, सेंसर मोटर लर्निंग। सेंसर मोटर लर्निंग का मतलब है कि बालक जो होता है वह हमेशा नए नए स्किल्स का अर्जन करता है, कौशल का अर्जित करता है। अब ये कौशल अर्जित होने से क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। जैसे आप पहले जो है इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, आपका इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, जिससे आपका व्यवहार क्या है, अनपढ़ गंवार टाइप का है। अगर किसी इंग्लिश बोलने वाले के सामने जाएंगे हम, और हमको अगर इंग्लिश नहीं बोलने आता है, तो उसके सामने हमारा क्या होगा, हम समझ, मेरा व्यवहार कैसा दिखेगा कि ये एकदम गड़बड़ है, एकदम मतलब ये अनपढ़ गंवार है, ऐसा ही व्यवहार प्रदर्शित होगा। लेकिन जब हमको भी इंग्लिश आया रहेगा तो हम उसके सामने क्या होंगे, एकदम डट के सामना करेंगे, बोलेंगे उसके साथ, तो समझेगा कि हाँ, इसका व्यवहार मतलब पढ़ने वाला ठीक ठाक है। तो संवेदन गति का मतलब होता है कि किसी नए चीज़ों के जो है कोई बालक है वह विभिन्न प्रकार के स्किल अर्जित करता है, सीखता है, और जिसमें जो है दैनिक व्यवहार में अनेक प्रकार की कुशलता इससे आती है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आठवां देखिएगा समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग का मतलब होता है कि समस्या समाधान अधिगम की उच्च अवस्था है। ठीक है, अब जो समस्या समाधान है वह हमारा अधिगम का यानी सीखना का एक उच्च अवस्था है। ठीक है, इस अधिगम में व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है। समस्या समाधान अधिगम के कारण ही आज मनुष्य जाति प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। समस्या समाधान देखिए, समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लर्निंग है यह सबसे उच्च कोटि की लर्निंग होती है। इसमें व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं को समाधान करने के बारे में सीखता है। समस्या समाधान अधिगम के कारण ही, मतलब सीखना के कारण ही आज मनुष्य जाति प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर है। मानिए अगर जैसे मान गए कोविड आया, ठीक है, कोविड आया, अगर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं सीख पाता, नए चीज़ों को नहीं सीख पाता कि कोविड के लिए कैसे वैक्सीन बनाया जाए, कौन सा वैक्सीन कारगर है, क्या काम करेगा, तो अगर वह नहीं सीखता, अपनी समस्याओं को नहीं सोल्व करता, और समस्या जैसे ही सोल्व होता है, समस्या सोल्व करने के लिए नए चीज़ों का ज़रूरी पड़ता है, सीखना का ज़रूरी पड़ता है। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आ रहा हो तो हम नए चीज़ किसी से सीखते हैं, और सीख कर हमें जो है आगे कभी भी प्रॉब्लम आएगा तो उससे हम समस्या ढूंढ लेंगे उसका। तो समस्या समाधान अधिगम लर्निंग का एक बहुत बड़ा उच्च कोटि का जो है अवस्था होता है, जहाँ पे व्यक्ति आज इसी समस्या समाधान अधिगम के कारण ही आज मनुष्य अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर है। ठीक है,
एंड लास्ट वाला है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम। अब ये जो होता है, किसी भी कार्य को सीखने के लिए उसे बार बार प्रयत्न करना पड़ता है तथा उस कार्य को करने के लिए गलती यानी त्रुटि भी होती है। बार बार प्रयत्न व गलती करने की प्रक्रिया से सीखने को प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखना कहते हैं। माय डियर, आप लोग देखते होइएगा, जब आप जैसे आप नर्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते होइएगा हॉस्पिटल में, तो देखते होइएगा आप जब इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो आपसे एक बार में इंजेक्शन नहीं लगता है। आपसे जो है कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी जो है आप जो है प्रिक करने जाते हैं इंजेक्शन को, तो जो है इंजेक्शन नस में नहीं जाकर मांस की तरफ चल जाता है, जिससे वहाँ पे सूजन बन जाता है। तो देखते होइएगा कि ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में होता है। शुरुआती अवस्था में कोई भी हम सीखने जाते हैं, कार्य सीखने जाते हैं, तो हम बार बार प्रयत्न करते हैं सीखना, ठीक है। जब हम सीखते हैं तो उसमें कुछ त्रुटि भी होता है, और इन त्रुटियों को सुधारना और बार बार प्रयत्न करना और त्रुटि को सीखना ही कहते हैं। तो बार बार प्रयत्न व गलती करने की प्रक्रिया से सीखने को हम लोग प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखना कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 9 जो है टाइप्स बताया। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से टाइप्स था, देख लीजिए। पहला है मोटर लर्निंग, गत्यात्मक अधिगम, बौद्धिक अधिगम, इंटेलेक्चुअल लर्निंग जो तार्किक शक्ति के साथ बढ़ता है। साहचर्य नियम है, एसोसिएटिव लर्निंग जो अपने नए संकल्पना लेते हैं उसमें यह जोर देता है, मदद करता है, ठीक है। जो पूर्व के जो है आपके धारणाओं को बल मिलता है, पहले के चीज़ों को बल मिलता है। कंसेप्चुअल लर्निंग है, इसमें हम क्या करते हैं, संकल्प का विकास होता है। और संकल्प का विकास कब होगा, जब मानसिक क्रिया परिपक्व हो जाएगा तभी संकल्प का विकास होगा। और जब संकल्प का विकास होता है तो व्यक्ति में तर्क, चिंतन और कल्पना आदि का विकास होता है, और इसके फलस्वरूप जो व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है तो वह कंसेप्चुअल लर्निंग कहलाता है, ठीक है। पाँचवा है, देख लीजिए, एटीट्यूशनल लर्निंग। एटीट्यूशनल के मतलब होता है एटीट्यूड से एटीट्यूडनल बना है। तो अभिवृत्ति का मतलब होता है विचार, नज़रिया, किसी चीज़ के बारे में धारणा। तो जैसे हमें किसी विषय वस्तु के प्रति जो धारणा बन जाती है उसी प्रकार से जो है व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा एटीट्यूशनल लर्निंग। छठा है मूल्यांकन अधिगम। अगर हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसका मूल्यांकन भी करते हैं। तो व्यक्ति में संकल्पना ज्ञान की ओर जब बढ़ता है तब उसमें जो प्राप्त ज्ञान या अनुभव है उनके क्या गुण है, क्या अवगुण है, इसके विवेचना करने का भी क्षमता व्यक्ति के अंदर बढ़ता है। मीन्स वह सीखता है मूल्यांकन करने का चीज़ों को, ठीक है। सातवां है संवेदन गति अधिनियम, सेंसर मोटर लर्निंग। जब कोई बालक है उसमें कौशल अर्जित होता है तो उसमें दैनिक व्यवहार में अनेक कुशलता भी आती है, ठीक है। आठवां है समस्या समाधान अधिगम। अब समस्या समाधान जो लर्निंग है यह लर्निंग का सबसे उच्च अवस्था होता है। यहाँ पे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करना सीखता है, और जब कोई व्यक्ति अपने समस्या का समाधान करता है तो उसके जो मनुष्य जाति है उसके आगे प्रगति और विकास के पथ अग्रसर हो जाते हैं। नौवां है ट्रायल एवं एरर लर्निंग। आप कोई भी चीज़ को बार बार करते हैं तो उसमें त्रुटि आना ही है। जब कोई नई चीज़ हम सीखते हैं तो उसमें तो त्रुटि आना संभव ही है, लेकिन इन त्रुटियों को बार बार प्रयत्न करके जो है हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो उसे हम लोग प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखना कहते हैं। तो यह हमारा 9 टाइप्स हो गया लर्निंग का। मैंने आज क्या पढ़ा, लर्निंग के प्रकार, लर्निंग का विशेषता, लर्निंग क्या होता है, तो ये चीज़ें मैंने बता दिया। अब बाकी बच गया लर्निंग को प्रभावित करने या प्रभावी बनाने वाला कारक और लर्निंग के नियम। तो ये दोनों को हम लोग एक वीडियो में देख लेंगे आगे। बाकी चलिए विदा लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।